Good morning. In the previous lecture, we have seen that is the load calculation. Okay, for the type of the slab, whether it is one-way slab or two-way slab, depending on that, we are calculating the slab load. After that, we transfer that slab load to the beam load. That is for the calculation of the loads on the beam. We have calculated slab load, wall load, and its self weight. Okay, after that, we have calculated the total UDL carried by the beam. सो टुडे वी आर टेकिंग दी वन ऑफ द प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था. ओके, ऑलरेडी तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिया था मैंने. दैट इज डिज़ाइन बीम B2 विच इज़ नथिंग बट प्राइमरी बीम. प्राइमरी मीन्स ये देखो, ये जो B1 बीम है इट इज़ सेकेंडरी बिकॉज द B1 बीम इज रेस्टिंग ऑन द B2 बीम. दैट इज B2 प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द B1. दैट्स वाई B2 इज़ ए प्राइमरी बीम. जो सेकेंडरी बीम रहता है, डायरेक्टली जो लोड आएगा स्लैब का वो सेकेंडरी बीम के ऊपर आता है. देन द सेकेंडरी बीम विल ट्रांसफर द लोड ऑन द प्राइमरी बीम एंड देन प्राइमरी बीम विल ट्रांसफर द लोड ऑन द कॉलम्स. सो द बीम्स विच आर सपोर्टेड ऑन द मेन सपोर्ट्स और वी कैन से कॉलम्स, उसको हम लोग बोलते हैं इट्स, वेट फॉर अ सेकेंड, इट्स प्राइमरी बीम. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. As we know, the first step for the calculation is nothing but identification of the your slab, type of the slab. कौन से type of the slab है ये हम लोग पहले से ही find out करेंगे so that it will be easy for us for the calculation. So first step जो हम लोग यहाँ पे calculation करेंगे that is ratio of Ly by Lx. Sorry, Lx by Ly because Lx हम लोगों ने longer length पकड़ा हुआ है. So if you observe this slab, ये दोनों slab अलग अलग है लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम ही है. सो इफ़ यू कंसिडर ओनली वन स्लैब, देखो एक ही स्लैब अपने को कंसिडर करना है. सो वन लेंथ इज़ 2.25 एंड वन इज़ 4.6. सो इफ़ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस दैट इज़ 4.6 डिवाइडेड बाय 2.25, we will get this ratio so that on the basis of this ratio we can decide that whether it is one way slab or two way slab. I think it is 2.04. As it is greater than 2, तो greater than 2 रहेगा तो it is nothing but your one way slab. Last time ही हम लोगों ने देखा था one length is very longer, so therefore it is one way slab. It's exam question. Actually देखो यहाँ पे बहुत minute difference है, that is 2.04. Okay, वो इसके वजह से adjust किया हुआ है कि वो one way slab आ जाए. So now we will start our calculation. That is our main step जो पूरे प्रॉब्लम में जो रहेगी, that is nothing but step number A, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल लोड कैलकुलेशन. So we will do one by one load calculation. That is load on the slab, that is nothing but slab load. Second one load on the primary beam, and third step will be load on the secondary beam. As whatever डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्लैब उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. नाउ इट इज़ वन वे स्लैब, तो वट एवर जो स्लैब जो रहेगा इट विल ट्रांसफर द लोड ऑन दी लॉन्गर साइड फर्स्ट. यानी कि अगर इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे सो इट विल बी लाइक दिस. इस साइड पे जाएगा हाफ लोड. ओके, हाफ लोड चला जाएगा इस साइड के ऊपर. एज इट इज़ वन वे स्लैब. टू वे स्लैब रहता था तो वो शॉर्टर जो साइड्स है उसके ऊपर भी लोड ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन अभी ये तुम लोगों का वन वे स्लैब है तो इसलिए दो साइड्स के ऊपर ये लोड ट्रांसफ़र करेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इसमें हम लोग स्लैब लोड फाइंड आउट करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ स्लैब लोड और वी कैन से यूडीएल ऑन दी स्लैब. इसको हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं इट इज़ इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एज वी आर कैलकुलेटिंग द लोड ऑन द स्लैब, ऑब्वियसली वो एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसलिए ये टोटल स्लैब के ऊपर हम लोग कंसिडर करेंगे. सो इन दिस इफ़ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, हर एक लोड में देखो मैंने जानबूझ के 3 लोड रखा हुआ है सो दैट यू विल गेट द सेम पैटर्न फॉर ईच कैलकुलेशन. सो इन दिस फर्स्ट विल बी in the slab load we are calculating the self weight of the slab. So for the self weight if you observe we have given the density of the slab. अगर नहीं भी दिया रहेगा
तो ऑब्वियसली यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट अपने को पहले से ही पता है, दैट इज 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. As they should give the thickness of the slab, so if you read the total question we have given, that is thickness of the RCC slab is 150 mm. So as we know, if you want to calculate the self weight, then self weight will be your density multiplied by 25 multiplied by your thickness of the slab. So if you want to write it, it will be 25 multiplied by thickness is 150 mm, which is nothing but 0.15 मीटर. ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने को एक फर्स्ट मिल जाएगा स्लैब लोड विच इज़ नथिंग बट 25 मल्टीप्लाई बाई 0.15 विच इज़ 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, बिकॉज डेंसिटी किस में था, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में. एक ही डायमेंशन से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली इट विल बी मीटर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Now the second load, it is nothing but your lie load. If it is given, then it's okay. Lie load on slab will be nothing but, we have already given the value which is 3 kilonewton per meter square. अगर नहीं given है तो हम लोग assume कर सकते हैं it will be 2 to 4 kilonewton per meter square तक हम लोग assume कर सकते हैं. So it is given, so there is no need to assume it. It is 3 kilonewton per meter square. Third one, it is nothing but floor finish. Floor finish अगर given है तो हम लोग लिखेंगे, otherwise we will assume certain value. Max to max हम लोग 1 assume कर सकते हैं. So if you read the question, I think it is not given in the question. Floor finish नहीं given है तो हम लोग यहाँ पे assume कर लेते हैं, it is as it is 0.75. Okay, it depends on us, अपने ऊपर है क्या एज्यूम करना है. लेट अस एज्यूम इट इज़ 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मैक्स टू मैक्स हम लोग 1 कर सकते हैं, 0.5 भी किया, इट इज़ ऑल्सो ओके. सो टोटल हम लोग करेंगे, दैट विल बी योर स्लैब लोड. सो टोटल कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ, टोटल स्लैब लोड विल बी नथिंग बट ओके, इसको मैं WS नाम दे देता हूँ, सो दैट will consider it as UDL on the slab. Will be nothing, तीनों का अगर समेशन करेंगे 3 + 3 that is 6 + 7 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्लीज़ बी स्पेसिफिक ऑन द यूनिट. स्लैब के ऊपर है तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा. ओके, दिस रेंज शुड बी मैक्स टू मैक्स ये 5 to 10 के बीच में ही आता है. सो ऑब्वियसली मैक्स टू मैक्स उतना ही स्लैब के ऊपर लोड आ सकता है. सो जैसे ही तुम लोग प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट आइडिया कि अपने को कौन सा आंसर मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्टेड है, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए आसान होगा. आफ्टर गेटिंग द कैलकुलेशन ऑफ द स्लैब लोड, वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर द UDL और वी कैन से लोड कैरिड बाय दिस B1. ओके, एज स्लैब विल ट्रांसफर द लोड टू द सेकेंडरी बीम, तो सेकेंडरी बीम के ऊपर हम लोग पहले लोड कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर दैट we will calculate the load on this primary beam. Why primary beam? Because secondary beam का जो load है, that is a reaction of the secondary beam will be carried by the primary beam. तो इसलिए primary beam का load calculation हम लोग हमेशा आखिर में ही करते हैं. अगर आपको B1 का ही डिज़ाइन पूछा है तो there is no need to calculate the load on the primary beam. Okay, तो depending on question हम लोग करेंगे. So let us take the next step, that is step number 2. Calculation of load on secondary beam. Okay, let us consider it is W1 because ये UDL जैसे एक्ट करेगा, it is in किलोन्यूटन पर मीटर, तो वही UDL हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. तो इसमें भी हम लोग देखो मैक्स टू मैक्स 3 लोड लेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड. फर्स्ट लोड जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट स्लैब से जो ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहला जो लिखता हूँ दैट इज़ नथिंग बट स्लैब लोड. वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्लैब ये लोड ट्रांसफ़र करेगा. एज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो स्लैब देखो 1 वे स्लैब है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसका हाफ स्लैब का जो लोड है वो B1 के ऊपर ट्रांसफ़र होगा. सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर जो तुम लोगों का बीम है, सॉरी स्लैब है, उसका भी हाफ यहाँ पे चला जाएगा. ओके, बिकॉज B1 को सपोर्ट कर रहा है, दोनों स्लैब सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ B1
supports the S1 from the left hand side as well as S1 from the right hand side. टोटल एक स्लैब का लोड टोटल B1 ले रहा है. तो अगर तुम लोगों को सिंगल का लेना है तो भी चलेगा, हम लोग एक साइड से देखेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 बिकॉज बोथ साइड. तो एक साइड का अगर एरिया देखेंगे तो ये 2.25 है, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ऑन दिस स्लैब. देखो इफ़ यू वांट रेड से मैं यहाँ पे एरिया लिख लेता हूँ. ये जो तुम लोगों का एरिया है, ये सिंगल एरिया पहले ये B1 कैरी करेगा एक साइड से. ओके, वन साइड से इतना, दूसरे साइड से भी सेम एरिया आने वाला है, तो हम लोग पहले एक साइड का निकालेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो 2.25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6, दिस इज द टोटल एरिया. देखो एकदम बेसिक से जाते हैं हम लोग. टोटल एरिया के ऊपर जितना लोड है वो हम लोग लिखेंगे. टोटल एरिया कितना है, दैट इज 2.26. वेट फॉर अ सेकेंड. It is 2.25 divided by 2 multiplied by 4.6. This is the area of the S1 from the left hand side. कितना डेंसिटी अपना जो स्लैब लोड का जो तुम लोगों का वैल्यू है वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इट इज़ 7.75. देखो अभी लोड क्या है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने को पॉइंट लोड में वैल्यू मिलेगी. तो इट इज़ 7.75. ये हो गया टोटल पॉइंट लोड. इसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करना है अपने को, इफ़ यू ऑब्जर्व द लेंथ, तो अपने को B1 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये मैंने टोटल किलोन्यूटन में उसको कन्वर्ट कर लिया. नाउ दैट पॉइंट लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग दी B1. तो टोटल B1 का लेंथ कितना है, 4.6. सो ऑब्वियसली जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा. सो वी विल डिवाइड इट बाय 4.6. एंड वन मोर थिंग दैट वॉट एवर जो लोड हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से लिया है, सेम लोड राइट हैंड साइड से भी यहाँ पे आ रहा है. So there is no need to calculate separately. We will directly multiply the load calculated from the left hand side, multiply it by 2. So simple यहाँ पे मैं इसको multiply by 2 कर लेता हूँ. So whatever यहाँ से जो अपने को वैल्यू मिलेगा it will be nothing but your slab load. तो देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो वैल्यूज हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. ये 4.6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ. So whatever यहाँ पे बच रहा है that is nothing but 2.25 multiply by 7.75. This is your UDL due to the slab load. It is 17 point, I think it is 17.438. ओके, वॉट एवर ये जो आएगा यूनिट देखो इसका किलोन्यूटन पर मीटर में, बिकॉज लेंथ के ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. दिस इज फर्स्ट लोड. सेकेंड वन मैंने बोला था दैट इज नथिंग बट वॉल लोड. सो वॉल लोड अगर वॉल दिया है तो ही हम लोग एज्यूम करेंगे, देयर इज नो नीड टू assume the wall load. अगर नहीं दिया है तो we will directly take it 0. So if you check this, beam supports a 150 mm thick brick wall of height 3.75. देखो यहाँ पे straightly लिखा हुआ है, word to word अपने को ठीक से चेक करना है. beam supports a 150 mm thick brick wall लिखा हुआ है, यानी कि total beams दिया हुआ है. अगर पैरापेट वॉल बोलते थे तो पैरापेट वॉल देखो सिर्फ कॉर्नर पे ही रहता है, इन बिटवीन नहीं रहता है. ओके, तो पैरापेट वॉल अगर बोला होगा तो सेकेंडरी बीम के ऊपर उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा. इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड दैट कि बीम सपोर्ट्स ए वॉल, तो वॉल अगर तुम लोग को दिया है उसका हाइट से भी आप चेक कर सकते हैं, इट इज़ नॉट ए पैरापेट, तो हर एक बीम यहाँ पे सेम वॉल लोड यहाँ पे कैरी करेगा. सो वी कैन चेक द थिकनेस इज 150 mm, हाइट इज 3.75, तो इट विल बी यूज्ड. टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, इट विल गेट ए पॉइंट लोड. तो मैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम लिखता हूँ. देखो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम मेरे को B1 के ऊपर निकालना है, तो B1 का लेंथ कितना है, इट इज़ 4.6. देन हाइट कितना है वॉल का, 3.75, एंड थिकनेस कितना है 150. तीनों डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन का अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वी विल गेट दी टोटल वॉल्यूम. देखो मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिखता हूँ, दैट इज़ 3.75 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 0.15. वाई 0.15? बिकॉज जो 150 था वो mm में था, अभी इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. This is the total volume of the wall. Volume multiplied by unit weight, it is nothing but your total point load. तो अभी ये टोटल पॉइंट लोड कैरी करेगा तुम लोगों का B1, लेकिन B1 के ऊपर वो पॉइंट लोड जैसे एक्ट करेगा क्या, बिकॉज वॉल जो रहता है वो हर एक मीटर के ऊपर सपोर्टेड रहता है. तो ऑब्वियसली वॉल लोड विल एक्ट एज ए UDL. तो UDL कौन से लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द B1. सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन दी B1. तो B1 का लेंथ से हम लोग इसको क्या करेंगे, वी विल इट डिवाइड इट बाय B1 लेंथ, दैट इज नथिंग बट 4.6. तभी जाके अपने को ये लोड जो मिलेगा इट इज़ इन किलोन्यूटन पर मीटर.
तो वॉट एवर दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल लोड। चेक करो यहाँ पे 4.6 हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वॉट एवर 3.75 मल्टीप्लाई बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 20 we will get the actual wall load, that is 11.25. प्लीज चेक वॉट एवर कैलकुलेशन अगर गलत है तो प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क। थर्ड हम लोग जो लेते हैं दैट इज नथिंग बट, देखो हर एक लोड कैलकुलेशन में मैंने 3 लोड कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 3 लोड लूंगा। दैट इज थर्ड वन इज सेल्फ वेट ऑफ द बीम। सो सेल्फ वेट ऑफ द बीम अपने को दिया नहीं रहता है, वी हैव टू एज्यूम इट सेल्फ वेट ऑफ बीम। तो सेल्फ वेट ऑफ द बीम हम लोग एज्यूम करते हैं मैक्स टू मैक्स 1 to 1.5, तो यहाँ पे मैं सिंपल 1 ही एज्यूम कर लेता हूँ। सो इट विल बी सिंपल फॉर आवर कैलकुलेशन। सो टोटल जो लोड आएगा दैट इज टोटल वी कैन से यूडीएल, टोटल यूडीएल ऑन बीम B1 or we can say on the secondary beam, so it will be nothing but 17.438 plus 11.25 plus 1. So if you calculate it, it is nothing but your 17.438 plus 11.25 plus 1, it is equals to 29.688. ओके डोंट इसको हम लोग राउंड अप नहीं करेंगे, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ द यूडीएल कैरिड बाय द बीम B1। ओके जैसे जैसे तुम लोग का ये वैल्यू बढ़ेगा उसके हिसाब से तुम लोग के ये बीम का साइज भी बढ़ने वाला है। सो प्लीज चेक एवरीवन कि तुम लोग का ये आंसर जो है इट इज़ राइट। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द सेकेंडरी बीम, लोड ऑन द सेकेंडरी बीम, ऑब्वियसली अपने को प्राइमरी बीम का डिज़ाइन पूछा है तो हम लोग को प्राइमरी बीम के ऊपर भी यहाँ पे लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट इज स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ द लोड, कैलकुलेशन ऑफ यूडीएल बोल सकते हो या फिर लोड ऑन सेकेंडरी, ने अभी ये प्राइमरी बीम की बात करेंगे हम लोग। प्राइमरी बीम दिया हुआ है इट इज़ B2। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी 3 कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे भी पहले हम लोग यूडीएल सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व द प्राइमरी बीम, तो प्राइमरी बीम को देखो यूडीएल तो आएगी प्लस ये जो B1 का जो पॉइंट लोड है वो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसलिए वो भी एज ए पॉइंट लोड एक्ट करेगा। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द यूडीएल कैरिड बाय द B2। तो यूडीएल के लिए देखो स्लैब कोई लोड ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्लैब लोड आएगा इट विल बी 0 because it is one way slab. So due to the one way slab condition, S1 will not transfer any load on the beam B2. That's why load carried, or we can say load distributed by the slab on the primary beam will be 0. तो first step यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, that is first step will be slab load। भले ही slab load 0 है लेकिन बाकी का लोड भी है। slab load will be 0 किलोन्टन पर मीटर। सेकेंड वन वॉल लोड, तो अपने को देखना ही पड़ेगा, वॉल लोड रहेगा सेम ही बिकॉज सेम वॉल हर एक बीम के ऊपर है। सो इफ़ यू वांट यू कैन कैलकुलेट दिस रिटर्न, अगर वापस हम लोग ये कैलकुलेशन करते तो भी चलेगा, अदरवाइज सेम हम लोगों ने वॉल लोड लिया तो भी चलेगा। इट इज़ 11.25 किलोन्टन पर मीटर। एंड द लास्ट वन दैट इज थर्ड वन दैट इज your self weight of beam, be specific, self weight of the beam will be nothing but यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करते हैं इट इज़ 1 किलोन्टन पर मीटर। तो टोटल यूडीएल जो रहेगी दैट इज टोटल यूडीएल कैरिड बाय B2 दैट इज बीम B2 विल बी नथिंग बट, इसको मैं W2 नाम दे देता हूँ। इट विल बी समेशन ऑफ दिस 3, तो दैट विल बी 12.25 किलोन्यूटन पर मीटर। नाउ अपने को B2 की कैलकुलेशन, B2 का ही डिज़ाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे B1 का डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, लेकिन B1 का डायग्राम अपने को लगेगा बिकॉज वॉट एवर यहाँ पे जो यूडीएल आने वाला है इट विल ट्रांसफर द रिएक्शन टू दी B2, तो इसलिए मैं यहाँ पे B1 का डायग्राम बना देता हूँ। B1 के ऊपर यहाँ पे ये यूडीएल एक्ट करेगा,
जिसका वैल्यू रहेगा 29.688 और ये जो B1 है इट विल बी सपोर्टेड बाय द B2 ऑन द बोथ साइड बिकॉज B2 के ऊपर ये रेस्टिंग है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं रिएक्शन निकालता हूँ तो दैट रिएक्शन विल बी W1 इंटू L डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2 बिकॉज UDL ओनली एक्ट कर रहा है। सो वी कैन से दैट इज 29.688 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द B1 that is length of the B1 is nothing but 4.6 meter, तो it will be multiplied by 4.6 divided by 2 आ जाएगा, तो it is 68.282 it is in kilonewton. So this reaction, ये reaction कहाँ पे आ रहा है? देखो if you observe ये जो रिएक्शन है ये किससे मिल रहा है, वॉट एवर ये जो लोड रहेगा वो किसके ऊपर जाएगा, B2 के ऊपर। तो ये जो यहाँ पे जितना रिएक्शन आएगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स में पॉइंट लोड बनेगा ऑन दी B2। तो B2 का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ फॉर द B2, तो देखो B2 के लिए तुम लोगों का डायग्राम भी सेम सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ पे UDL भी आएगा, दैट इज B2 विल कैरी द UDL विच इज़ कमिंग फ्रॉम द स्लैब लोड और वी कैन से वॉल लोड एंड सेल्फ इट, जिसका वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी, दैट इज 12.25 किलो न्यूटन पर मीटर। बट एट द सेंटर ड्यू टू द प्राइमरी सेकेंडरी बीम यहाँ पे एक पॉइंट लोड आएगा, ये पॉइंट लोड क्या रहेगा, विच इज़ नथिंग बट 68.282 किलो न्यूटन। Okay, it is also simply supported, so we can calculate the reaction on this beam or we can calculate the maximum bending moment also. Okay, because अभी अपने को ये बीम का डायग्राम बन गया, इस बीम को ही अपने को डिज़ाइन करना है। दिस इज़ योर B2 बीम। B2 बीम का अगर तुम लोग टोटल लेंथ चेक करोगे तो टोटल लेंथ विल बी योर 2.25 प्लस 2.25, 2.25 प्लस 2.25 विल बी नथिंग बट 4.5। तो टोटल लेंथ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ 4.5। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेन, दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ द बीम। तो यहाँ पे पहले अपने को रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट। ओनली बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ड्यू टू दी पॉइंट लोड एंड ड्यू टू दिस UDL सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यू टू दी UDL विल बी WL²/8 प्लस ड्यू टू पॉइंट लोड अगर हम लोग चेक करेंगे इट इज़ WL/4। तो दोनों का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग प्लीज चेक। ओके, WL²/8 इसके लिए W रहेगा 12.25 इंटू 4.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस WL/4 के लिए रहेगा, W रहेगा पॉइंट लोड दैट इज 68.282 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 4। So if you calculate, please do the calculation, 12.25 multiplied by 4.6 square divided by 8 plus 68.282 multiplied by 4.5 divided by 4. Please check whether it is 107.825. ओके, आई होप सबका सेम ही रहेगा। एवरीवन प्लीज़ डू कैलकुलेशन। सिर्फ मैं अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो इट विल नॉट ऑफ एनी यूज़, तो इसलिए अगर खुद से कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस रिटर्न शेयर फोर्स भी अपने को लगता है। सो रिटर्न वी विल कैलकुलेट द शेयर फोर्स आल्सो। दिस शेयर फोर्स विल बी इक्वल्स टू पॉइंट लोड, ये UDL की वजह से जो आएगा इट विल बी WL डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओनली यहाँ पे पॉइंट लोड की वजह से आएगा इट विल बी W/2। तो टोटल विल बी इक्वल्स टू योर WL/2 दैट इज 12.25 मल्टीप्लाई बाय 4.5 ओके प्लस तुम लोग का W का वैल्यू है दैट इज 68.282 टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, आई थिंक इट इज 61.704। दिस इज़ इन किलो न्यूटन। सो दिस इज़ योर मेन लोड कैलकुलेशन। अगर तुम लोग एग्ज़ाम में, अगर मेन एग्ज़ाम में अगर तुम लोग का कैलकुलेशन आता है तो इतना पार्ट अगर तुम लोग करते हो तो तुम लोग को मिनिमम 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। बट बी
प्रिसाइज कि हम लोग का जो 8 मार्क्स है ये टोटल तुम लोग का अगर 8 मार्क्स का अगर राइट है तो ऑब्वियसली तुम लोग को नेक्स्ट मार्क्स मिलेंगे। अगर यही तुम लोग का कहाँ पे अगर गलती होता है तो सॉरी आपको नेक्स्ट मार्क्स नहीं मिल सकते। तो मेन स्टेप जो रहेगा इट इज़ नथिंग बट योर लोड कैलकुलेशन। आफ्टर डूइंग दिस लोड कैलकुलेशन देन वी विल गो फॉर दिस स्टेप नंबर बी। ओके, ये टोटल हम लोगों ने स्टेप नंबर ए लिखा था दैट इज़ लोड कैलकुलेशन। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे दैट इज स्टेप नंबर बी, दैट इज योर डिज़ाइन ऑफ द सेकेंडरी बीम और वी कैन से डिज़ाइन ऑफ द प्राइमरी बीम। तो डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द बीम, अगर दोनों बीम डिज़ाइन करने के लिए बोला है तो अपने को 32 मार्क्स के लिए आएगा। अगर एक ही डिज़ाइन तुम लोग को बोला है तो 8 मार्क्स पर डिज़ाइन के लिए तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। तो डिज़ाइन ऑफ बीम B2। ओके, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में एक ही बीम डिज़ाइन करने के लिए बोला है तो हम लोग एक ही बीम डिज़ाइन कर रहे हैं। देखो बीम B2 के लिए बोला है ओनली, ये बीम डिज़ाइन करने के लिए बोला है। डिज़ाइन द बीम B2 एज लैटरली सपोर्टेड बोला है तो नॉर्मल बीम की तरह ही अपने को डिज़ाइन करना है। सो लेट अस टेक दी 1 बाय 1 स्टेप जो हम लोगों ने अभी तक किए थे। तो फर्स्ट स्टेप जो था अपना दैट इज स्टेप नंबर 1, वी विल कैलकुलेट द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एंड फैक्टर्ड shear force। बेंडिंग मोमेंट एंड shear force ऑन दी B2 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जस्ट उसको अपने को फैक्टर्ड करना है। ओके, तो फैक्टर्ड के लिए देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसको क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 107.825। वी विल फर्स्टली कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, इट विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 107.825. So from this we will get the 107.825 multiplied by 1.5, 161.73 738 kilonewton meter. Similarly we will calculate the factored shear force. So factored shear force will be nothing but 1.5 multiply by that is shear force calculated 61.704. So it will be 61.704, 92.556. After calculation of the factored bending moment, next step will be that is step number 2, calculation of modulus, your elastic and plastic modulus, calculation of ZP and ZE। ओके, इसके लिए हम लोगों ने रिटर्न MD का फॉर्मूला यूज़ किया था दैट इज़ MD विल बी नथिंग बट बीटा B इंटू ZP मल्टीप्लाई बाय FY डिवाइडेड बाय गामा MO। तो इसमें हम लोग बीटा B का वैल्यू 1 पुट करते हैं एज वी आर एज्यूमिंग इट इज़ प्लास्टिक सेक्शन। यहाँ से अपने को ZP का वैल्यू मिलेगा, वी विल पुट दी वैल्यू ऑफ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इंस्टेड ऑफ दी MD, सो दैट फ्रॉम दिस वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ ZP, दैट ZP विल बी इक्वल्स टू फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट मल्टीप्लाई बाय गामा MO डिवाइडेड बाय बीटा B मल्टीप्लाई बाय FY। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है अपने पास दैट इज़ 161.738, इट इज़ इन किलो न्यूटन मीटर। तो इसको यहाँ पे 10⁶ से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन mm मल्टीप्लाई बाय गामा MO विच इज़ नथिंग बट 1.1 डिवाइडेड बाय बीटा B इज़ 1 एंड FY विल बी 250। So from this calculation we will get the value of ZP which is nothing but 161.378 multiplied by 10⁶. Please calculate it. What is the value? I think it is 711.647. ओके, इंटू 10⁻³ वॉट एवर ZP जो रहता है तुम लोगों का इट इज़ I/Y दैट इज़ इन mm³। तो ये जो वैल्यू है इट इज़ इन mm³। तो अपने को mm³ में वैल्यू नहीं चाहिए बिकॉज
लेट अस टेक आफ्टरवर्ड हम लोग पहले ZE निकालेंगे एज वी नो द वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर इज नथिंग बट ZP डिवाइडेड बाय ZE. So from this we will get the value of ZE, that ZE will be equals to ZP divided by S. So ZP will be 711.647 into 10 raised to 3 divided by S is nothing but 1.14, which is constant for the I section. So we can take it is 1.14. So we will get the value of ZE. It is nothing but 624.25 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू 3 mm क्यूब. बट अपना अगर स्टील टेबल अगर तुम लोग देखोगे तो ZE अपना जो रहता है दैट इज ZXX, इट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर में तो इट विल बी 624.252 10 रेज़ टू 3 चला जाएगा, दैट इज 10 रेज़ टू -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू इन द सेंटीमीटर क्यूब. As soon as we will get the value of ZE, we will further proceed for the step number 3, that is nothing but selection of this section and its classification. Selection of section and its classification, that is classification will be प्लास्टिक है या कौन सा है उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे. So selection of this section, if you observe the value of ZE, it is 624.252. तो यहाँ पे स्पेसिफिक बोला नहीं है कौन सा सेक्शन हम लोग एज्यूम करने का है. सो वी विल डायरेक्टली टेक दी सेक्शन विच इज़ नियरर टू दिस 624. तो चेक करेंगे हम लोग 624 से नियरर कौन सा तुम लोगों का वैल्यू है. जस्ट चेक, तुम लोग को वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा. वी कैन टेक 751 भी हम लोग ले सकते हैं. ओके, मैक्स टू मैक्स इकोनॉमिकल सेक्शन चाहिए तो प्लीज़ चेक. तुम लोग का जस्ट 624 के ऊपर जो वैल्यू रहेगा वही हम लोग एज्यूम करेंगे. सो आई थिंक 751 ही मेरे को दिख रहा है. प्लीज़ चेक, अगर तुम लोग को कोई और मिलता है देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर. ISWB भी अगर किया तो भी चलेगा, बट फॉर दिस सेफ्टी मैं थोड़ा ज़्यादा ही कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, ISMB सेक्शन तो नहीं है. मोस्टली क्या करने का ISMB या फिर ISLB हम लोग एज्यूम करते हैं. सो लेट अस कंसिडर 751 वैल्यू. प्लीज़ चेक, तुम लोगों का ZXX का जो वैल्यू है इसमें अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे 751 अपने को वैल्यू मिल रहा है. चेक करोगे सेंटीमीटर क्यूब में ही है. तो ये जो वैल्यू है इट इज़ ऑफ ISLB 350. सो आई विल एज्यूम ISLB 350 फॉर आवर सिलेक्शन. So let us consider ISLB. It is trial and error method, तो इसलिए हर वक्त ये तुम लोगों का सेटिस्फाई होगा ऐसे नहीं है. टेक ISLB 350. For that we will get the ZXX value. Please check one by one value, अपने को हर एक वैल्यू लगेगा. That is 751.9. 751.9 सेंटीमीटर क्यूब में. इसको मैं mm क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ 10 रेज़ टू 3 से मल्टीप्लाई करके. ओके, वॉट एवर वैल्यू जो रहेगा वो हम लोग सब उसमें ही कन्वर्ट करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. यस, व्हाट इज दिस 711 सचिन? ZE. चेक करो सबका आंसर बराबर आ रहा है क्या, बिकॉज माई आंसर इज कमिंग. ओके ओके, ये इधर का है क्या? ठीक है, जाने दो. सो ZXX वैल्यू अपने को मिल गया 751.9 इंटू 10 रेज़ टू 3 mm क्यूब. वॉट एवर डेटा जो रिक्वायर्ड है अपने को कैलकुलेशन के लिए वो सब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. मीन्स लेट अस कंसिडर थिकनेस. देखो रूट रेडियस एट द रूट, यहाँ पे रूट रेडियस दिया हुआ है 16 mm 16. देन बाकी का जो है वो अपने को पहले शीट से मिलेगा. किधर गया? ISLB 350. देखो ये डेटा अपने को टोटल लगने वाला है. फर्स्ट आई विल राइट योर R1, दैट इज़ नथिंग बट 16 mm. देन रिटर्न वॉट एवर डेटा यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आएगा बिकॉज हर एक पेज चेंज करते करते. देन ISLB 350 के लिए देखो और कौन सा अपने को लगने वाला है. डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन तो 350 है, इट्स ओके.
width of the flange दिया हुआ it is 165, so please check it is 165, that is BF, width of the flange 165 mm. Then take the flange thickness will be 11.4 and toe thickness 7.4, 11.4 7.4. प्लीज चेक वेदर इट इज़ mm में है या फिर सेंटीमीटर में, बिकॉज उसके हिसाब से तुम लोगों का वैल्यूज़ भी फिर चेंज हो जाएगा। दोनों mm में ही दिया हुआ है, इट्स ओके। देन रिटर्न अपने को देखो IXX का भी वैल्यू लगेगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन यहाँ पे अपने को IXX लगने वाला है, तो इट विल बी 13158.3, 13158.3। इट इज़ द वैल्यू ऑफ IXX। प्लीज चेक कि उसका वैल्यू जो है उसका यूनिट क्या है। सेंटीमीटर रेस टू 4 है, तो ऑब्वियसली अपने को बाद में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा mm रेस टू 4 में। तो mm रेस टू 4 में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 10 रेस टू 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू इन mm रेस टू 4। और कोई वैल्यू अपने को लगने वाला नहीं है। डेप्थ जो है वो तो कॉन्स्टेंट है, दैट इज डेप्थ विल बी 350, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं। आफ्टर दिस सिलेक्शन ऑफ दिस सेक्शन फर्दर वी विल गो फॉर दी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए देखो हम लोगों ने टेबल नंबर 9 देखा था, दैट इज़ फ्रॉम द IS कोड। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट इज़ टेबल नंबर 2, लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशो। तो इसमें अपने को ये रोल सेक्शन का पहला ये अपने को देखना है, फर्स्ट वन, एंड दे वेव ऑफ द आई सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस वाला, वो अपने को D/TW का रेशो चेक करना है, और ये यहाँ पे B/TF का रेशो चेक करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द D/TW रेशो। सो D/TW रेशो देयर आर, यहाँ पे दो रेशो अपने को चेक करने हैं। फर्स्ट वन D/TW रेशो, तो इसमें D क्या रहता है, दैट इज़ D1। हम लोगों ने स्टेप में D1 लिखा था, दैट विल बी जो स्ट्रेट लेंथ जो रहता है, दैट इज़ कॉन्स्टेंट लेंथ ऑफ द डेप्थ, वो हम लोग ले रहे हैं, दैट विल बी D-2 इंटू थिकनेस ऑफ द फ्लेंज प्लस रूट रेडियस। ओके, ऊपर से और नीचे से तुम लोग का थिकनेस ऑफ द फ्लेंज और रूट रेडियस माइनस हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पे D1 मिलेगा। तो टोटल D है अपने पास, दैट इज़ 350 माइनस 2 इन ब्रैकेट थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, दैट इज़ 11.4 प्लस रूट रेडियस, दैट इज़ 16। So from this we will get the value of D1, that is 350 minus 2 in bracket 11.4 plus 16, 295.2. So simply if we take this ratio to 295.2 divided by your thickness of the web, that is 7.4, so we will get the value which is nothing but 39.89, which is lesser than 84 एप्सिलॉन। चेक करोगे एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ही रहता है। सो इफ़ यू चेक, देखो यहाँ पे D/TW 84 एप्सिलॉन से लेस है, मतलब इट इज़ प्लास्टिक सेक्शन। अगर ज़्यादा आ गया तो इट विल बी कॉम्पैक्ट सेक्शन। एप्सिलॉन का वैल्यू देखो तुम लोगों को नीचे दिया हुआ है, दैट इज़ एप्सिलॉन विल बी नथिंग बट 250 डिवाइडेड बाय FY रेज़ टू 1/2। तो यहाँ पे FY का वैल्यू अपना ऑलरेडी 250 है, तो 250 डिवाइड बाई 250 विल बी 1, तो 1 का अंडर रूट हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे उतना ही लेते हैं। रिटर्न नेक्स्ट रेशियो जो था अपना, दैट इज़ नथिंग बट B डिवाइडेड बाय योर थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ओके, इसमें जो B का वैल्यू है, दैट B इज़ नथिंग बट BF डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग हैंगिंग जो तुम लोगों का फ्लेंज रहता है वो अपने को देखना है। सो एक ही साइड हम लोग देंगे, that will be 165 divided by 2, that is 165 divided by 2 will be nothing but your 82.5. So if you take this ratio, it will be 82.5 divided by your thickness of the flange, that is 11.4, so we will get the value, that is 7.23, which is lesser than, if you observe the your first criteria, that is B/TF 9.4 से ही लेसर है, तो वो भी वो प्लास्टिक सेक्शन ही अपने को दिख रहा है, तो इट विल बी लेसर दैन 9.4 एप्सिलॉन, सो इट इज़ प्लास्टिक।
प्लास्टिक है इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन यूज़ दी बीटा बी वैल्यू एज 1। पहले हम लोगों ने एज्यूम किया था, अभी हम लोगों ने प्रोवाइड करने के बाद क्रॉस चेक किया है, इट इज़ प्लास्टिक। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप जो अपनी रहती थी दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज मोमेंट कैपेसिटी चेक। चेक फॉर डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी। और वी कैन से बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम लोग एम डी कैलकुलेट करेंगे, तो एम डी विल बी नथिंग बट योर बीटा बी, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाय गामा एम ओ। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यू देखो, जेड पी का वैल्यू 1 रहेगा, सॉरी बीटा बी का। जेड पी का वैल्यू अभी हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया वो हम लोग यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे अपने को जेड ई का वैल्यू पता है 751.9, 751.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इट इज़ इन mm क्यूब। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ZP में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.14, शेप फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये ZP में कन्वर्ट होगा। मल्टीप्लाई बाय FY विच इज़ नथिंग बट 250 डिवाइडेड बाय योर गामा MO विच इज़ नथिंग बट 1.1। ऑब्वियसली दिस MD वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन योर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। सो प्लीज चेक व्हाट इज़ द वैल्यू, 151.9 into 10⁻³ multiply by 1.14 multiply by 250 divided by 1.1. I think it is 194. It is 194.81 into 10⁻⁶ न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन mm। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किलो न्यूटन मीटर में तो ये आ जाएगा 194.81 किलो न्यूटन मीटर, विच इज़ ग्रेटर दैन फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। देर इज़ नो नीड टू सी बिकॉज उससे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। सो इफ़ यू चेक बेंडिंग मोमेंट, तो तुम लोग का बेंडिंग मोमेंट इट इज़ 161। ओके, दिस इज़ अवर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट 161.738। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा चाहिए बिकॉज हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी। तो इसलिए अगर ये ग्रेटर है तभी ये क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। Now next one, as we have the total 8 step, 5th step will be we have to check the shear check. Check for shear capacity. Shear capacity के लिए इतना कुछ नहीं है, we are just calculating the VD which is nothing but stress multiplied by area। तो area under the shear हम लोग यहाँ पे लिखेंगे multiply by your stress। तो stress क्या आएगी, FY डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा MO। बिकॉज इट इज़ यील्ड स्ट्रेस है, ये डिवाइड बाय √3 करेंगे तभी आके अपने को shear स्ट्रेस मिलेगी। और ये डिज़ाइन है तो इसलिए यहाँ पे गामा MO से डिवाइड कर रहा है। तो एरिया अंडर दी shear क्या बोला था मैंने, टोटल डेप्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वेब। तो टोटल डेप्थ है अपने पास दैट इज़ 350 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वेब है अपने पास 7.4 multiply by your FY that is 250 divided by your √3 multiply by gamma MO that is 1.1. So from this we will get the value of your VD that is 350 multiplied by 7.4 multiplied by 250 divided by √3 divided by 1.1. So value is coming that is 339.9 into 10⁻³ इट इज़ इन न्यूटन। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन में तो ये आ जाएगा 339.9 किलो न्यूटन। ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर दैन फैक्टर्ड shear फोर्स। इफ़ यू वांट वी कैन चेक और फैक्टर्ड shear फोर्स इज़ 91 किलो न्यूटन ओनली। तो इससे ये बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इट इज़ सेफ। सो नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ 3 स्टेप्स अभी भी अपने पास है, दैट इज़ बकलिंग का चेक बाकी है, ओके, देन क्रिपलिंग चेक बाकी है, एंड देन लास्ट वन दैट इज़ डिफ्लेक्शन। सो लेट अस टेक इट, 15 मिनट्स है अपने पास और। तो 6 स्टेप हम लोग लेंगे दैट इज़ नथिंग बट द चेक फॉर द बकलिंग। बकलिंग किसका होता है, दैट इज़ वेब। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ वेब बकलिंग। वेब बकलिंग के लिए अपने पास जो वेब बकलिंग रेजिस्टेंस है ये हम लोग यहाँ पे FB बोल सकते हैं, दैट FB विल बी नथिंग बट यूर एरिया इंटू स्ट्रेस ही कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ एरिया अंडर द बकलिंग मल्टीप्लाई बाय बकलिंग किसकी वजह से होता है,
कंप्रेशन की वजह से। तो ये FCD हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज स्ट्रेस फॉर द कंप्रेशन रेजिस्टेंस। तो AB मल्टीप्लाई बाय FCD, इसमें हम लोगों ने AB बोला था, दैट AB इज नथिंग बट एरिया अंडर द बकलिंग, कौन सा था, दैट इज B1 प्लस N1 मल्टीप्लाई बाय योर थिकनेस ऑफ द वेब। तो ये हम लोगों ने एज्यूम किया था B1 इज़ 100 mm, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 100 ही एज्यूम करेंगे, सो यू विल गेट द प्रॉपर वैल्यू। प्लस N1 इज़ नथिंग बट टोटल D/2 विच इज़ नथिंग बट 350 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वेब, दैट इज 7.4 आई थिंक। So from this we will get the value of AB. Okay, now I am not explaining the total terms जो हम लोगों ने कैसे लिया है, because already in the previous lecture we have seen each and every concept कि हम लोगों ने कैसे एक एक वैल्यू यहाँ पे assume किया था। So we are just doing the calculation here. So total अपने को मिल रहा है यहाँ पे 2035 mm² as its area. Now FCD हम लोग जो calculate करते हैं, it will depend on the slenderness ratio. So first we will calculate the slenderness ratio. Okay, if you have any doubt regarding these steps, so please check the previous video. KL upon R हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, because FCD value will depend on the slenderness ratio and buckling class. तो FCD यहाँ पे देखो KL upon R, मतलब ये था अपना 0.7 D1 that is KL divided by R था अपना, R मतलब क्या था, that is I think it is TW divided by √12. ओके, तो यहाँ पे D1 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, सो वी विल कैलकुलेट दी R इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द वेब डिवाइडेड बाय √12. वी हैव डन द कैलकुलेशन फॉर दिस, ये कैसे आया वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, दैट इज I डिवाइडेड बाय Y. सो थिकनेस यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, दैट इज 7.4 डिवाइडेड बाय √12. सो नाउ इफ यू चेक द वैल्यूज़, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो इट विल बी 0.7 मल्टीप्लाई बाई D1. देखो D1 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है इन द बकलिंग क्लास, सॉरी क्लास कैलकुलेशन सेक्शन क्लासिफिकेशन 295.2. तो यही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ 295.2 डिवाइडेड बाय R वैल्यू, दैट इज़ 7.4 डिवाइडेड बाय √12. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशो. सो लेट अस कैलकुलेट इट, डिवाइडेड बाय √12, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं. Then 0.7 multiplied by 295.2 divided by answer, I think it is 96.73. ओके, ये तुम लोग का यूनिट कुछ नहीं रहेगा, 93.73. बकलिंग क्लास जो अपना रहेगा, इट इज़ ऑलवेज C. वाई C? बिकॉज टेबल नंबर 10 चेक करेंगे हम लोग, बकलिंग क्लास C क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ स्क्वायर यहाँ पे जो वेब का जो सेक्शन है वही हम लोग यहाँ पे अंडर बकलिंग जा रहा है. तो उसके लिए हम लोग देखेंगे IS कोड. अगर देखते हो तुम लोग तो IS कोड में देखो तुम लोग को डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में तुम लोग को ये मिलेगा. लेट अस चेक इट, डिज़ाइन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर. देखो यहाँ पे बहुत सारे ये जो टेबल दिख रहे हैं, उसमें सबसे लास्ट वाला टेबल है, दैट इज टेबल नंबर 10. दिस इज बकलिंग क्लास ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो इसमें हम लोग चेक करेंगे तो सबसे लास्ट वाला यहाँ पे देखो एंगल सॉलिड सेक्शन दिया हुआ है, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के लिए ऑन एनी एक्सिस तुम लोग का बकलिंग क्लास जो रहेगा वो C रहने वाला है. वी आर नॉट कंसिडरिंग द I सेक्शन, हम लोग I सेक्शन के बीच में एक सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम लोग को बकलिंग क्लास चाहिए. तो हम लोग ये I सेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे बकलिंग क्लास के लिए, वी विल कंसिडर दिस रेक्टेंगल सेक्शन. तो इसलिए बकलिंग क्लास हम लोग को मिल गया. देन फ्रॉम द बकलिंग क्लास वी हैव द टेबल फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD, टेबल नंबर 9C, दैट इज फॉर द कॉलम बकलिंग क्लास C के लिए. वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द FCD. तो KL अपॉन R का वैल्यू अपने पास 96, तो इन दोनों के बीच में रहेगा. चेक करोगे अपना FY का वैल्यू 250 है, तो ये 121 और 107 ये दोनों के बीच में रहेगा. सो वी विल टेक दैट वैल्यू, दैट इज़ फॉर द बकलिंग क्लास C एंड स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ 96.73. ओके, पहले हम लोग टेबल में से वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं. सो वी नो नीड टू टेक द वैल्यूज रिटर्न. वी हैव द KL अपॉन R वैल्यूज एंड वी हैव द FCD वैल्यू. तो KL अपॉन R का वैल्यू है अपने पास, दैट इज़ फर्स्ट इज़ 90, देन अपने को जो कैलकुलेट करना है इट इज़ 96.73
और वैल्यू है अपने पास 100 का। सो इफ यू चेक द वैल्यूज 90 और 100 के लिए तो 121 107। सो फर्स्ट है अपने पास 121 वैल्यू है और सेकेंड वन दैट इज 107। अपने को ये बीच वाला वैल्यू चाहिए। सो व्हाट वी विल डू दी इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन के लिए देखो अपने पास 90 का वैल्यू है, सो एफसीडी विल बी इक्वल्स टू 90 पॉइंट्स के लिए अपने पास वैल्यू है दैट इज 121। तो ऑब्वियसली और 6 पॉइंट के लिए अपने को वैल्यू यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो वी कैन टेक 6.73 के लिए 6.73 के लिए और कितना है यहाँ पे पर यूनिट से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। पर यूनिट के लिए वैल्यू कितना है वो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो पर यूनिट के लिए देखो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दैट इज 121 माइनस 107। ये हो गया दोनों में से डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितने यूनिट के लिए ये 121 में से माइनस किया था यदि 90 से 100 माइनस करेंगे हम लोग 90 माइनस 100। ऑर्डर भी यहाँ पे सेम रखो सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर वैल्यू, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफसीडी। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं तो अपने को मिल रहा है यहाँ पे 121 माइनस 107 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 100। ओके प्रॉपरली यहाँ पे पुट करो तभी जाके तुम लोगों को वैल्यूज मिलेगा ठीक से। आई थिंक इट इज 111 ओके 111.578। डोंट थिंक कि यहाँ से 121 यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ मतलब बढ़ना चाहिए वैल्यू, ऐसे नहीं है। देखो 107 से लेके 121 के बीच में आना चाहिए, इसलिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये एडजस्ट करके यहाँ पे माइनस में साइन आ जाएगा। सो जस्ट it is megapascal given in the table, so we will use this FCD value so that we can calculate the your buckling resistance. So we can take next page that is FB will be equals to that is buckling resistance. We have the value of area that is 2035 multiply by you have the value of FCD that is 111.578। so if you take this value तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा that is I think it is 227 multiply by 10⁻³ आ रहा है। ओके वॉट एवर इट इज़ इन न्यूटन तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इट इज़ 227 किलो न्यूटन। ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर दैन फैक्टर्ड शेयर फोर्स, एज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्ड शेयर फोर्स ही है तो उससे ये ग्रेटर चाहिए तभी जाके इसका रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा, तो इसलिए इट इज़ सेफ। फैक्टर्ड शेयर फोर्स 92 है तो ये इससे ग्रेटर है, 227 ग्रेटर है तो इसलिए ये सेफ रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज स्टेप नंबर योर आई थिंक इट इज स्टेप नंबर 7 नाउ, वेब क्रिपलिंग। चेक फॉर वेब क्रिपलिंग। क्रिपलिंग के लिए थोड़ा सिंपल ही है दैट इज FCR विल बी नथिंग बट रेजिस्टिंग यहाँ पे क्या रहता है दैट इज एरिया अंडर द क्रिपलिंग मल्टीप्लाई बाय यूर स्ट्रेच जो रहेगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज FY डिवाइडेड बाय गामा MO। √3 से डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द shear स्ट्रेस, वी आर जस्ट टेकिंग द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिपलिंग। तो यहाँ पे सिर्फ ACR कैलकुलेशन अपने को थोड़ा डिफिकल्ट है, एज ACR विल बी इक्वल्स टू याद रखने के लिए इट इज़ सिंपल दैट इज B1 प्लस N2 इंटू TW। लेकिन यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या है, N2 इज नथिंग बट हम लोग ने स्लोप डिस्कस किया था 2.5 का, तो इट इज़ 2.5 इन ब्रैकेट R1 प्लस थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ओके तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ 2.5 इंटू R1 दैट इज इट इज़ आई थिंक 16 और थिकनेस ऑफ द फ्लेंज 11.4। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इट इज़ 11.4। सो वी विल गेट दैट इज़ 2.5 इन ब्रैकेट दैट इज़ 16 प्लस 11.4 आई थिंक इट इज़ 68.5। इट इज़ वन डायमेंशन। ओके सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हेयर। ACR में हम लोग अगर पुट करेंगे B1 हम लोग 100 ही रख रहे हैं प्लस इट इज़ 68.5 multiply by it is 7.4, so from this we will get the value of ACR that is 100 plus 68.5 multiply by 7.4 that
we are getting 1246.9. Okay, this is in mm square. If you put this value in FCR, we will get the value of crippling resistance, that is 1246.9 multiplied by 250 divided by 1.1. we will get the value that is 283 kilonewton. Okay, 283 point something multiplied by 10 raised to 3 आ रहा है, 283.38 multiplied by 3 न्यूटन में आएगा. सो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 283.38 किलो न्यूटन, विच इज़ ग्रेटर दैन फैक्टर्ड शियर फोर्स. इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप जो था तुम लोगों का, इट इज़ नथिंग बट प्रॉपर डिफ्लेक्शन. दैट इज स्टेप नंबर 8, चेक फॉर डिफ्लेक्शन. Now in the check for the deflection, we have to calculate the permissible deflection and the deflection calculated from the loading. तो permissible deflection अगर हम लोग calculate करते हैं, permissible last time हम लोगों ने calculate किया था, permissible delta will be nothing but your span divided by 300 as it is for the simply supported beam. So total span it is I think 4.5, so it will be 4500. Please check it whether it is right or wrong, divided by 300. So from this we will get the permissible your deflection. I think it is 15. So max to max 15 mm your deflection is allowed. Now if you calculated the deflection, the deflection will be equals to, now depend if you take this total condition. देखो यहाँ पे simply supported beam है, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड भी है और सब्जेक्टेड टू योर यूडीएल भी है. तो यूडीएल की वजह से 5 डिवाइड बाई 384 डब्ल्यूएल क्यूब डिवाइड बाई ई आएगा, और पॉइंट लोड की वजह से डब्ल्यूएल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 ई आएगा. इफ़ यू हैव अ डाउट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था उसको पॉइंट लोड की वजह से, और इसके चेक करोगे तो डब्ल्यूएल क्यूब 5 डब्ल्यूएल क्यूब डिवाइड बाई 384 डब्ल्यूएल क्यूब डिवाइड बाई 84, ये दोनों अपने को चेक करना पड़ेगा. So let us take the check. Last check है अपना ये. Okay, it is 5 WL cube divided by 384 EI. E का वैल्यू है अपने पास, और I का वैल्यू बीम के लिए जो हम लोगों ने बीम प्रोवाइड किया है वो भी है अपने पास, प्लस सेकेंड वन आएगा दैट इज़ WL क्यूब. ये W और ये W दोनों अलग अलग है. इट इज़ पॉइंट लोड, इट इज़ UDL 48 EI. Once we have to calculate the EI value, as we know E is nothing but 2 into 10 raised to 5. Okay, ये तुम लोगों का न्यूटन पर एम स्क्वायर में आता है, वेयर एज तुम लोगों का ये जो लेट अस राइट डाउन इट इज़ इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, दैट इज़ मेगा पास्कल. प्लीज चेक द वैल्यू. फिर भी हम लोग ये वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे बिकॉज वी डोंट नो दी ई का वैल्यू एग्जैक्टली. ओके, 2 into 10 raised to 5 है ये. नेक्स्ट जो था तुम लोगों का आई का वैल्यू. तो आई का वैल्यू देखो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है डिज़ाइन में ही, जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था. लेट अस टेक दैट वैल्यू. बीम जब प्रोवाइड किया था, आई का वैल्यू मैंने लिखा था दैट इज़ 13158.3 into 10 raised to 4. ओके, mm raised to 4 में लेना था आप लोगों को, सेंटीमीटर raised to 4 में दिया था, इसको हम लोगों ने mm raised to 4 में कन्वर्ट किया था, दैट इज़ 13158.3. 13158.3 into 10 raised to 4 mm raised to 4. तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. सो लेट अस टेक दिस वैल्यू 5 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू चेक करेंगे हम लोग फॉर यूर B2. देखो डब्ल्यू अपने को वर्किंग लेना है, नॉट फैक्टर, तो इट विल बी 12.25 और ये डब्ल्यू था 68.282. इट इज़ इन किलो न्यूटन पर मीटर. तो न्यूटन पर मीटर mm में भी सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय L क्यूब. तो लेंथ अपना दैट इज़ 4500 क्यूब डिवाइडेड बाय, प्लीज़ डू कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन रिक्वायर्ड रहेगा तो फटाफट अगर कैलसे है तो करके रखो. ये 384 मल्टीप्लाई बाय ई का वैल्यू है अपने पास 2 into 10 raised to 5. आई का वैल्यू है दैट इज़ 131. 5.3 into 10 raised to return 4
प्लस पॉइंट लोड की वजह से आई थिंक इट इज़ 68 पॉइंट समथिंग है ये. लेट अस चेक डायरेक्टली. 68.282. 68.282. यूनिट में थोड़ा ध्यान रखना, इट इज़ इन किलो न्यूटन, तो इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई लेंथ तो अपना सेम ही है, तो ये आ जाएगा 4500 क्यूब डिवाइडेड बाय रिटर्न यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई ई और आई का वैल्यू रिटर्न सेम ही है, दैट इज़ 2 × 10⁵ मल्टीप्लाई 131.58.3 × 10⁴. प्लीज़ कैलकुलेट इट. टोटल कैलकुलेशन चेक करो और मेरे को बताओ ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है. अगर नहीं जम रहा है तो दोनों सेपरेटली करो एंड देन दोनों का एडिशन करो. प्लीज़ चेक इट, दोनों का वैल्यू कितना है. टोटल कैलकुलेशन 5 × 12.25 मल्टीप्लाई 4500 क्यूब डिवाइडेड बाय 384 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 13158 ओके 0.3 मल्टीप्लाई 10⁴. प्लीज चेक द वैल्यू. फर्स्ट का आ रहा है दैट इज 5.52 × 10⁻⁴. प्लस सेकेंड का चेक करो, दैट इज 68.282. इसका थोड़ा ज़्यादा आएगा बिकॉज पॉइंट लोड अपना ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू योर यूडीएल, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा आ सकता है. प्लीज चेक द वैल्यूज. 13158.3 मल्टीप्लाई 10⁴. इट इज़ 4.925. ओके, दोनों का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो इट विल बी 4.926 mm. तो ऑब्वियसली 4.926 ये जो अपना है एक्चुअल में आ रहा है, लेकिन परमिसिबल कितना है, इट इज़ 15 mm. So we can say it is less than del p, that is permissible, therefore it is safe. तो ये अपना हाफ प्रॉब्लम हो जाएगा अगर तुम लोगों को ये 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो.